हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है इमरान। दोस्तों इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के द्वारा चेंज किए गए सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या एनसीईआरटी ने जो टॉपिक एनसीईआरटी की किताब से 9th और 10th की बुक से हटाए हैं, क्या अब उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इन सब के बारे में हम जानेंगे और हम जानेंगे कि किन किन टॉपिक को एनसीईआरटी ने हटाया है और किन किन सब्जेक्ट से इन टॉपिक को हटाया गया है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं एनसीईआरटी ने जो पूरे हटा दिए और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको कम कर दिया गया है, जिसमें कमी की गई है, कुछ चीज़ों को उसमें से निकाल दिया गया है। तो इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों को जानेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट में ऐसा किया गया है उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और नया चैनल है इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो चलिए एनसीईआरटी के बारे में हम जान लेते हैं। कुछ फैक्ट हम एनसीईआरटी के बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी बोर्ड की स्थापना जो की गई थी वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 27 जुलाई 1961 को की गई थी और इसने 1 सितंबर 1961 से कार्य करना शुरू कर दिया था। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये फैक्ट भी आप याद रख लेना। तो एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में कुछ चेंज किया है, जिसमें 9th और 10th के बारे में ही हम समझेंगे, क्योंकि 9-10 की बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि वनडे एग्जाम में 10th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हम 9th और 10th दोनों ही क्लास के बुक्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किन किन टॉपिक को एनसीईआरटी ने पूरी तरीके से हटा दिया है और किन किन टॉपिक में एनसीईआरटी ने कुछ चीज़ों को कम कर दिया है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में कुछ बदलाव किया है, जिसमें से हमने 9th और 10th क्लास की बुक के बारे में ही देखना है, क्योंकि इसमें वनडे एग्जाम में इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। 10th लेवल के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो खासकर हम देखेंगे कि जैसे ये टॉपिक दिए गए हैं, इसमें मैथ है और साइंस है। इनमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पूरी तरीके से हटा दिए है इसमें, और इसमें भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पूरी तरीके से हटा दिए और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें कमी की गई है, चीज़ों को कम किया गया है। इसके अलावा भारत और समकालीन विश्व है, समकालीन भारत है, आर्थिक विकास की समझ, लोकतांत्रिक राजनीति। लेकिन हम जो पढ़ेंगे इस वीडियो में वो गणित के बारे में पढ़ेंगे और विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोनों ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें एनसीईआरटी ने हटा दी है और जो जिन चीज़ों को हटा दिया गया है, क्या अब उन चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें समझेंगे। तो जैसे विज्ञान के बारे में समझ लेते हैं सबसे शुरू में, साइंस के बारे में, क्योंकि इसमें 9th और 10th दोनों ही किताब को मैंने लिया है। तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें आपको दिख नहीं रही होगी, तो कोई बात नहीं, जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने अगली स्लाइड में ले लिया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ समझ लेना है। जैसे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, इस पूरे टॉपिक को ही एनसीईआरटी ने हटा दिया है। ये 10th की क्लास में दिया गया था साइंस की, तो इसको पूरी तरीके से एनसीईआरटी ने हटा दिया है अपने सिलेबस ने। इसके अलावा आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसको नहीं हटाया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को कमी कर दी गई है, इसमें कुछ चीज़ें हटा दी गई है। इसके अलावा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है, इसमें भी कुछ चीज़ों को कम कर दिया गया है। इसके अलावा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, इसमें जैसे विद्युत मोटर है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और विद्युत जनरेटर है। इनको चीज़ों को इस सब्जेक्ट इस टॉपिक से हटा दिया है, यानी कि साइंस से हटा दिया है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को हटाया नहीं है। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है ये है, इनकी कमी कर दी गई है। इसके अलावा सोर्स ऑफ एनर्जी जो चैप्टर है उसको पूरा ही हटा दिया है इन्होंने। सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधन जो चैप्टर है उसको भी इन्होंने हटा दिया है, पूरा ही हटा दिया है, उसमें कमी नहीं की गई, उसको पूरे को ही हटा दिया है। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया है इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो जैसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्होंने जो हटाए हैं वो 6 टॉपिक को इन्होंने हटाए हैं, जिसमें से 3 तो 9th की बुक से है। ये जो ऊपर वाले टॉपिक है ये तो 10th की क्लास में दिए गए हैं, यानी कि 10th की साइंस में दिए गए हैं, और ये नीचे वाले 3 जो टॉपिक है ये 9th की क्लास की बुक में दिए गए हैं, जिनको इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने पूरा ही हटा दिया, यानी एनसीईआरटी बोर्ड ने पूरे को ही हटा दिया जैसे। और सारे के सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इनको जो हटाया है वो इसलिए हटाया क्योंकि ये सिर्फ देखिए जो 6 टॉपिक है इनको एनसीईआरटी ने पूरी तरीके से हटा दिया है, अभी हमने देखा है।
तो यह 6 टॉपिक पूरे साइंस की जान है, एक तरह से कह सकते हैं इनको। तो क्या इन्हें अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों को नहीं पढ़ना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनको सबको पढ़ना पड़ेगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनको ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। ये है सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए ही किया गया है, यानी कि 9th और 10th की क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही यह किया गया है। कॉम्पिटिटिव वालों के लिए यह नहीं कहा गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनको नहीं पढ़ना पड़ेगा। कुछ कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो 10th लेवल के ही क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, और जब 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10th लेवल में ये टॉपिक है ही नहीं, तो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि ये क्वेश्चन इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। देखिए, बोर्ड ने ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि तत्वों का जो आवर्ती वर्गीकरण है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये जो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राकृतिक संसाधन, ये पूरा का पूरा जीव विविधता का विकास, और हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इन सब के बारे में जो बच्चा पढ़ेगा अब वो 11th और 12th में जाकर डिटेल में पढ़ेगा, क्योंकि इनका 9th और 10th का सिलेबस को कम करने के लिए, बच्चों के बर्डन को कम करने के लिए ही इन टॉपिक को इन्होंने हटाया है, ताकि बच्चा 9th और 10th में इन्हें ना पढ़ के 11th और 12th में पूरा डिटेल में कवर करेगा। तो इसलिए इन्होंने बच्चों के बोझ को कम करने के लिए ही इन टॉपिक को हटा दिया है, ताकि वो आगे जा कर के, क्योंकि बच्चा इन्हें आगे जा कर के फिर से पढ़ना ही है, तो इसलिए इन्होंने इनको हटा दिया कि बच्चा वो एक ही बारी में इन चीज़ों को डिटेल में कवर करे, ना कि 9th 10th और 11th 12th सभी में इनको कवर करे। तो इसीलिए इनको हटाया गया है। लेकिन कॉम्पिटिटिव वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि उनको भी तैयारी में ये टॉपिक छोड़ने हैं। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे के सारे ही टॉपिक ये 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, डिजीज़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन डिजीज़ को इन्होंने पूरे को ही हटा दिया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि डिजीज़ से एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे जाए। आप खुद ही सोचिए कि डिजीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है, अगर इनको हटा दिया गया है, जैसे 9 की बुक से इसको हटा दिया, तो क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे शुरू वाला ही यहाँ पर दिया गया है, जैसे ये तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वर्तमान में 118 तत्व मौजूद है। इसके अलावा न्यूलैंड का अष्टक नियम पूछा जाता, न्यूलैंड का अष्टक नियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उसमें कितने तत्व थे उस समय? 63 थे। जैसे आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी। इन सभी के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी चैप्टर से बनते हैं, और इस चैप्टर को कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चैप्टर को कवर नहीं करेंगे तो कैसे बता पाएंगे? मान लीजिए जैसे आपसे पूछा जाए, यानी कि पीरियोडिक टेबल जो आती है वो इसी चैप्टर के अंतर्गत ही, एक तरह से कह सकते हो, पीरियोडिक टेबल भी इसके अंदर आ सकती है। अगर ये चैप्टर हटा दिया तो पीरियोडिक टेबल भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन है, ये जैसे क्लोरीन है, अगर आपसे पूछा जाए क्लोरीन क्या है, धातु है, उपधातु है या अधातु है, तो आप इसको कैसे बता सकते हैं? देखिए, धातु जो होती है उनके बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उपधातु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके अलावा जो अधातु होती है उनके बाह्यतम कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उनका अष्टक पूरा होता है, वह नोबल गैस की श्रेणी में चले जाते हैं। तो देखिए, क्लोरीन की जो परमाणु संख्या वो 17 है, तो इनको हम इस तरीके से लिखते हैं 2, 8, 10 और 7। तो इसके देखिए बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन एक अधातु है। तो ये चीज़ आप कैसे बता पाएंगे? ये चीज़ आप किस तरीके से बता पाएंगे? जब आपको पीरियोडिक टेबल पता होगी, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इन चीज़ों के आपको बारे में नॉलेज होगी, और परमाणु क्रमांक आपको इनका पता होगा। लेकिन आप इन चीज़ों को ही छोड़ देंगे तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन टॉपिक को आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है। इसके अलावा सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे परंपरागत स्रोत क्या होता है, कोयला, जीवाश्म, प्राकृतिक है। इसके अलावा गैर परंपरागत स्रोत, इन सब के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, यानी जिसका एक बार प्रयोग हो सके वो, जिसका सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सके, वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, और जिसका एक से ज़्यादा बार प्रयोग कर सके वो नवीकरणीय स्रोत में आ जाता है। तो ये, इसके अलावा जैसे ये दिया गया है जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें सभी चीज़ें आ जाए, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, जैसे जीवों का वर्गीकरण के पिता कार्लिनियस वगैरह, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। जैसे रॉबर्ट विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक,
प्लांट, एनिमल, इन सब से क्वेश्चन बहुत भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ग्रुप डी में भी आपने देखा होगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको ये टॉपिक नहीं छोड़ना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको आपको ज़रूर से ज़रूर अभी से ही पढ़ के चलना है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी ने इनको हटा दिया है तो अब हमें ये नहीं पढ़ने पड़ेंगे, सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे ये मानव रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, रोग के बारे में तो हर एक कोई ऐसी शिफ्ट होगी जहाँ पर रोग के बारे में क्वेश्चन ना पूछे जाए, कोई सा भी एग्जाम हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे। जैसे उपार्जित रोग क्या है, जन्मजात रोग है, संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे यहाँ से। अनुवांशिक रोग जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया, डीपीटी क्या होता है, जैसे डिप्थीरिया, परच्यूसिस, टिटनेस, एमएम क्या है, मीजल, मम्स, रूबेला है। इसके अलावा जैसे एड्स की फुल फॉर्म वगैरह पूछी जाती है, एड्स किससे होता है, वायरस से होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस से होता है ये। जैसे इसका एड्स के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो एलिसा किया जाता है, एलिसा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एस्से। ये सारी चीज़ें आपको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी, लेकिन एनसीईआरटी ने ये हटा दिया है। तो क्या अब आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा संपूर्ण अध्याय ये जो ये दिया गया प्राकृतिक आपदा, इनके बारे में भी इन्होंने हटा दिया, लेकिन ये भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर से ज़रूर कवर करने हैं। जैसे यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, अगर आपको ये आप इनको नहीं कवर करेंगे, जैसे अभी हमने देखा कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले ही कहा गया है कि संख्या, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था। यहाँ पर पूछा गया है कि परमाणु संख्या के आधार पर, तो हेनरी मोजले ने करा था। अगर आप इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे तो कैसे एग्जाम में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। डाबराइदर ने त्रिक सिद्धांत दिया था, न्यूलैंड का अष्टक है, मेंडलीव ने दिया था तत्वों का वर्गीकरण। इसके अलावा जैसे दूसरा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि उच्च आयनीकरण ऊर्जा किसकी है, किस तत्व की निम्नलिखित में से किसकी आयनीकरण ऊर्जा। तो आयनीकरण क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही समझना है। देखिए, हीलियम की सबसे ज़्यादा उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, हीलियम की ही क्यों है, ये आपको रटना नहीं है, ये चीज़ आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ने को मिलेगी। देखिए, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है, यानी कि ये देखिए, ये नाभिक है और ये इसके चारों तरफ एक शेल है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये रहा, तो हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस के पास होते हैं। तो ये उच्च आयनीकरण ऊर्जा इनकी क्यों होती है? देखिए, परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को ही आयनन विभव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन यहाँ पर न्यूक्लियस में होते हैं, ये इसको आपस में अपनी ओर खींच के रखते हैं। तो क्या इन इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस जल्दी से त्यागने देगा? इसके लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी हीलियम से जो इलेक्ट्रॉन है उसको लेने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो जिसके लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसका जो है उच्च आयनीकरण होगा, उच्च आयनीकरण विभव होगा। तो ये ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसलिए हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सोडियम है, ये सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो यहाँ इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 2 8 1। तो देखिए, यहाँ पर इसमें 3 शेल बनेंगे, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल। तो यहाँ से इसको निकालना आसान होगा क्योंकि यह न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है और न्यूक्लियस से ये दूर है, इसलिए इसको प्रोटॉन अपनी ओर कम आकर्षित करके रखेगा, जबकि हीलियम इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करके रखता है, तो इसलिए इसका उच्च आयनीकरण ऊर्जा होगी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आप पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि जिस परमाणु की बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसे उसकी संयोजकता कितनी होती है? तो जिसकी संख्या पूर्ण होती है, यानी कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसका अष्टक पूरा है, तो उसकी संयोजकता 0 होगी। अष्टक पूरे होने पर वह अकीरीय तत्वों में चला जाएगा, यानी कि वो अब क्रिया नहीं करेगा। इसके अलावा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? तो क्लोरीन होता है, यानी कि क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का वो 17 होता है। अब 17 इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, शुरू के उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो देखिए ये 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को त्यागना आसान होगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करना आसान होगा। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन का अष्टक पूरा हो जाएगा, इसलिए ये 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकता, और ये अगर इलेक्ट्रॉन 7 त्यागेगा तो इसके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसको ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ सॉल्व करना। जैसे ऑक्टेव न्यूलैंड का सिद्धांत केवल कहाँ तक ही लागू होता था, तो ये कैल्शियम तक लागू होता था। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए मैथ के कुछ टॉपिक है जिनको एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया है। जैसे यहाँ पर वास्तविक संख्या है, इनमें से कुछ टॉपिक तो रिमूव किए हैं, कुछ टॉपिक में इन्होंने कमी कर दी। जैसे बहुपद है, इसमें क्या बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, इसमें इसको हटा दिया है, इसमें कमी कर दी। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें कमी कर दी इन्होंने, इसको हटा दिया। द्विघाती समीकरण का पूर्ण वर्ग और बनाकर हल करना, इसको भी इन्होंने हटा दिया है द्विघाती समीकरण चैप्टर से। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज का इन्होंने पाइथागोरस परिमेय क्या करा, ऐच्छिक रूप से रखा है, यानी कि छात्रों की इच्छा है कि वो चाहे तो पढ़े चाहे तो छोड़ दे। इसके अलावा त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ऐच्छिक रखा है इन्होंने, लेकिन इन्होंने क्या करा, रचनाएं जो है इसमें इसको पूरे को ही हटा दिया है। तो ये कुछ टॉपिक है जो कि गणित के है, उसको भी एनसीईआरटी ने हटा दिया है, इनको भी आप देख लीजिएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी है, इसमें क्या करा इन्होंने, ऐच्छिक रखा है इसको, कि स्टूडेंट या तो पढ़े या फिर छोड़ भी सकते हैं। जैसे स्टैटिक्स है, ये हटा दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने जानी है कि एनसीईआरटी ने इनको रिमूव कर दिया अपनी किताब से, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं तब तक के लिए बाय।